अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन सबको देख लीजिए ताकि इस पार्ट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट के अध्याय 7 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आदतें बड़े पैमाने पर संगठनों और समाजों में भी प्रभाव डालती हैं। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि एक संगठित प्रणाली के तहत आदतें कैसे कंपनियों की सफलता या असफलता का कारण बनती हैं और समाज में बदलाव लाती हैं। ये अध्याय गहराई से समझाता है कि आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बल्कि हमारे कार्यस्थल, समुदाय और यहाँ तक कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी आकार देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेहतर अनुभव के लिए अपने हेडफोन्स पहन लें। चलो अब इस अध्याय की चर्चा शुरू करते हैं। 2 सन 2003 की गर्मियों में अरिस्टा रिकॉर्ड्स नामक एक म्यूजिक रिकॉर्ड कंपनी के प्रचार अधिकारी स्टीव बार्टेल ने विभिन्न रेडियो डीजे से संपर्क किया। स्टीव उन्हें बताना चाहते थे कि उनकी कंपनी का नया गाना उन सभी को बहुत पसंद आएगा। गाने के बोल थे, हे या, और इसे आउटकास्ट नामक हिप हॉप ग्रुप ने बनाया था। हे या गाना दरअसल फंक, रॉक और हिप हॉप म्यूजिक का जोशीला फ्यूजन, संलयन या मिश्रण था, और साथ ही इसमें दुनिया के सबसे मशहूर बैंड्स में से एक बिग बैंड का तड़का भी लगा हुआ था। रेडियो पर ऐसा कोई गाना पहले नहीं आया था। बार्टेल ने मुझे बताया, यह इतना जोशीला गाना है कि जब मैंने इसे पहली बार सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहली बार सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि इस गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। यह उस किस्म का गाना था जो सालों तक बार और पार्टी वगैरह में बजाया जाता है। अरिस्टा रिकॉर्ड्स के अलग अलग दफ्तरों के अधिकारियों के बीच भी यह गाना खूब लोकप्रिय हो गया था। हालात ये थे कि हर दफ्तर के अधिकारी कभी कभी गलियारों से गुजरते समय एक दूसरे के साथ कोरस में इस गाने के बोल शेक इट लाइक पोलराइड पिक्चर गुनगुनाने लगते थे। वे सब इस बात से सहमत थे कि ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। निश्चित ही उनका यह अनुमान उनके अंतर्ज्ञान पर आधारित नहीं था। उस समय म्यूजिक रिकॉर्ड बिजनेस बदलाव के दौर से गुजर रहा था। इस बिजनेस में भी टारगेट कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों की तरह ही डाटा आधारित चीजें जोर पकड़ रही थीं। जिस तरह रिटेल विक्रेता अपने ग्राहकों की आदतों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम, गणना संबंधी प्रश्नों को हल करने वाली प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक उसी तरह म्यूजिक और रेडियो कंपनियों के अधिकारी भी अपने श्रोताओं की आदतों का अनुमान लगाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद ले रहे थे। पॉलीफोनिक एसएमआई नामक एक कंपनी, जो स्पेन के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों और सांख्यिकीविदों का एक समूह थी, ने एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया था। इस प्रोग्राम का नाम था हिट सॉन्ग साइंस, जो किसी भी धुन की गणितीय विशेषताओं का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाता था कि वह धुन कितनी मशहूर होगी। यह प्रोग्राम किसी भी नए गाने की पिच, मेलोडी, कॉर्ड प्रोग्रेशन और ऐसे ही अन्य कारकों की तुलना पॉलीफोनिक एचएमआई के डाटाबेस में रखे हजारों अन्य हिट गानों से करके उसका एक स्कोर निकालता था, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि कोई धुन कितनी सफल होगी। कि अमेरिकी गायिका नोरा जोन्स के एक गाने कम अवे विद मी को म्यूजिक इंडस्ट्री ज्यादातर लोगों ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि इसे कोई नहीं सुनेगा। पर पॉलीफोनिक एचएमआई के हिट सॉन्ग साइंस प्रोग्राम का अनुमान था कि यह गाना जरूर हिट होगा। आखिरकार जब यह गाना रिलीज हुआ तो फौरन सुपरहिट हो गया। इसके न सिर्फ 80 लाख रिकॉर्ड्स बिके, बल्कि इसे 8 ग्रैमी अवार्ड्स भी मिले। इसी तरह सैंटना नामक बैंड के गाने व्हाई डोंट यू एंड आई की सफलता को लेकर ज्यादातर डीजे को संदेह था, पर हिट सॉन्ग साइंस प्रोग्राम का अनुमान था कि यह गाना जरूर सफल होगा, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। यह गाना बिलबोर्ड टॉप 40 की सूची में तीसरे नंबर तक पहुंचा था। जब रेडियो स्टेशनों के अधिकारियों ने हे या गाने की सफलता का अनुमान लगाने के लिए हिट सॉन्ग साइंस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया, तो पता चला कि यह गाना बेहद सफल होगा। हिट सॉन्ग साइंस प्रोग्राम में इस गाने ने जितना स्कोर हासिल किया था, उतना स्कोर आज तक किसी भी गाने को नहीं मिला था। कंप्यूटर एल्गोरिदम के अनुमान के मुताबिक हे या गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला ने 4 सितंबर 2003 को फिलाडेल्फिया के टॉप 40 स्टेशन WIOQ रेडियो के शाम 7:15 के मुख्य स्लॉट में इस गाने को बजाना शुरू किया।
उस सप्ताह इस गाने को WIOQ ने 7 बार बजाया और उस महीने यह गाना कुल 37 बार बजाया गया। उस समय आर्बिट्रॉन नामक एक नई कंपनी अपनी नई तकनीक का परीक्षण कर रही थी। इस तकनीक से यह पता लगाना संभव हो गया था कि किसी एक क्षण में किसी रेडियो स्टेशन को कुल कितने श्रोता सुन रहे हैं और उनमें से कितने श्रोता किसी गाने के दौरान चैनल बदलकर कोई और रेडियो स्टेशन सुनने लगते हैं। इस परीक्षण में WIOQ स्टेशन को भी शामिल किया गया था। स्टेशन के अधिकारियों को पूरा विश्वास था कि हे या गाने के दौरान श्रोता चैनल बदलने के बजाय इसी रेडियो स्टेशन से चिपके रहेंगे। परीक्षण के बाद इसका डाटा सामने आया। श्रोताओं ने न सिर्फ हे या गाने को नापसंद किया, बल्कि यह उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। डाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि श्रोताओं को यह गाना इतना बुरा लगा कि करीब 1/3 श्रोता तो यह गाना शुरू होने के 30 सेकंड के भीतर ही चैनल बदलकर कोई और रेडियो स्टेशन सुनने लगे। और ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ WIOQ स्टेशन पर ही हुआ हो। पूरे देश में शिकागो से लेकर लॉस एंजलिस तक और फीनिक्स से लेकर सेटल तक है या गाना जिस भी रेडियो स्टेशन पर बजा, श्रोताओं ने उसका चैनल बदलकर किसी और रेडियो स्टेशन को सुनना बेहतर समझा। एक सिंडिकेटेड टॉप 40 रेडियो शो, जिसे हर सप्ताहांत में करीब 20 लाख श्रोता सुनते हैं, के होस्ट जॉन गैराबिडियन बताते हैं, जब मैंने पहली बार यह गाना सुना था तो मुझे यह बहुत पसंद आया था। यह आम गानों जैसा नहीं था। इसलिए जब यह रिलीज हुआ तो कुछ लोगों को यह सुनने में बहुत वाहियात लगा। एक व्यक्ति ने तो मुझसे यहां तक कहा कि उसने इससे बुरा गाना जिंदगी में कभी नहीं सुना। लोग टॉप 40 को इसलिए सुनते हैं क्योंकि या तो वे इसमें अपना पसंदीदा गाना सुनना चाहते हैं या फिर ऐसे गाने सुनना चाहते हैं जो उनके पसंदीदा गाने जैसे हों। जब भी कोई अलग किस्म का गाना आता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा गाना पसंद नहीं आता जो उन्हें बहुत अलग सा लगे। अरिस्टा म्यूजिक रिकॉर्ड्स कंपनी ने हेया गाने के प्रचार में बहुत सा धन खर्च किया था। इस गाने का हिट होना म्यूजिक और रेडियो इंडस्ट्री के लिए जरूरी था। हिट गाने किसी खजाने की तरह होते हैं, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग गाने के रिकॉर्ड्स खरीदते हैं, बल्कि इसलिए भी कि एक हिट गाना आते ही लोग वीडियो गेम और इंटरनेट छोड़कर रेडियो सुनने लगते हैं। एक हिट गाना बहुत कुछ कर सकता है। जैसे अगर टीवी पर किसी स्पोर्ट्स कार के विज्ञापन का गाना हिट हो जाए तो उस कार की बिक्री बढ़ जाती है, या अगर नए चलन वाले कपड़ों पर किसी स्टोर में कोई हिट गाना चल रहा हो तो वहां ज्यादा ग्राहक आते हैं। हिट गाने ग्राहकों की खरीदारी से जुड़ी ऐसी दर्जनों आदतों की जड़ होते हैं जिन पर विज्ञापनकर्ता T.V, स्टेशन, बार, डांस क्लब और यहाँ तक कि एनपल जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों तक निर्भर होती हैं। जिस गाने के बारे में कंप्यूटर एल्गोरिदम का अनुमान था कि वह सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाएगा, जो साल का सबसे बहुप्रतीक्षित गाना था, वह असफल हो रहा था। रेडियो स्टेशनों के अधिकारी कुछ ऐसा ढूंढने के लिए बेताब थे जो किसी तरह हे या गाने को हिट बना दे। किसी गाने को हिट कैसे बनाया जाता है? म्यूजिक इंडस्ट्री को यह सवाल तब सता रहा है जब यह इंडस्ट्री शुरू हुई थी। पिछले कुछ दशकों से हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग अब इस सवाल का विज्ञान आधारित जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में सबसे आगे रहने वालों में से एक थे रिच मेयर, जो एक रेडियो स्टेशन के मैनेजर थे। सन 1985 में उन्होंने अपनी पत्नी नैन्सी के साथ मिलकर शिकागो स्थित अपने घर के बेसमेंट में मीडिया बेस नामक एक कंपनी शुरू की थी। वे दोनों हर सुबह उठकर अलग अलग शहरों के रेडियो स्टेशनों में एक दिन पहले रिकॉर्ड किए गए टेप्स लेते थे और हर उस गाने का विश्लेषण करते थे जो रेडियो स्टेशनों में बजाया जाता था। फिर मेयर हर सप्ताह एक न्यूज़लेटर प्रकाशित करते थे जिसमें यह जानकारी होती थी कि किस धुन की लोकप्रियता बढ़ या घट रही है। पहले 5 सालों में इस न्यूज़लेटर के लगभग 100 सब्सक्राइबर थे। मेयर और उनकी पत्नी को कंपनी चलाने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ रहा था, पर धीरे धीरे कई रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के लिए मेयर की अंतर्दृष्टि की मदद लेने लगे। वे खास तौर पर मेयर के उन फार्मूलों का अध्ययन करने लगे जो मेयर ने श्रोताओं के बीच मशहूर चलन को समझने के लिए बनाए थे। इससे उनके न्यूज़लेटर की बिक्री बढ़ने लगी। दरअसल अपने न्यूज़लेटर के जरिए मेयर रेडियो स्टेशनों को श्रोताओं का वह डाटा बेच रहे थे जो उन्होंने खुद निकाला था,
धीरे धीरे डाटा का विश्लेषण करने वाले सलाहकारों की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जो कंपनियों को ठीक वही सेवा देने लगे जो मेयर देते थे। यही वो बदलाव था जिसने रेडियो स्टेशनों के काम करने के तरीके को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। मेयर को सबसे ज्यादा पसंद था ये पता लगाना कि कुछ गानों के दौरान श्रोता कभी चैनल बदल कर दूसरे रेडियो स्टेशन पर क्यों नहीं जाते। विभिन्न डीजे के बीच इस तरह के गानों को स्टिकी यानी चिपकने वाला गाना कहा जाता था। गानों को कौन सा दिव्य नियम लोकप्रिय बनाता है? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मेयर ने पिछले कुछ सालों में सैकड़ों स्टिकी गाने ढूंढ लिए थे। उनका ऑफिस ऐसे चार्ट और ग्राफ से भरा पड़ा था जिनमें स्टिकी गानों की विशेषताएं तलाशी जा रही थीं। गानों की स्टिकी विशेषता को मापने के लिए मेयर नित्य नए रास्तों की तलाश में रहते थे। जब हे या गाना रिलीज हुआ, उस समय आर्बिट्रॉन म्यूजिक कंपनी किसी नई अंतर्दृष्टि का पता लगाने के उद्देश्य से कुछ नए परीक्षण कर रही थी। मेयर ने इन परीक्षणों से प्राप्त डाटा के साथ स्वयं कुछ परीक्षण करने शुरू कर दिए। उस दौर के कुछ सबसे ज्यादा स्टिकी गानों के पीछे का कारण बिल्कुल स्पष्ट था। जैसे अमेरिकी गायिका बेयोंसे नोएल्स का गाना क्रेजी इन लव और अमेरिकी गायक जस्टिन टिम्बरलेक का सेनोरिटा इसी समय रिलीज हुए थे और बेहद लोकप्रिय हो चुके। पर ये दोनों स्थापित सितारों के गाने थे, इसलिए इनका स्टिकी होना समझ में आता है। पर अन्य कुछ गाने ऐसे कारणों से स्टिकी थे जिन्हें कोई समझ नहीं पा रहा था। उदाहरण के लिए जब सन 2003 की गर्मियों में रेडियो स्टेशनों पर अमेरिकी गायिका ब्लू कांट्रेल का गाना ब्रीद बजाया जाता था, तो कोई भी श्रोता चैनल बदलकर किसी और रेडियो स्टेशन पर नहीं जाता था। जबकि यह गाना एक भुला देने लायक बीट आधारित धुन पर बना था, जो हर डीजे को बेहद साधारण लगती थी। ऐसे कई डीजे ने म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं को बताया कि अगर कभी उन्हें यह गाना बजाना पड़ता है तो उन्हें बड़ी झिझक होती है। पर जब भी यह गाना रेडियो पर आता था तो लोग इसे जरूर सुनते थे, और जैसा कि इस बारे में मतदान कराने वालों को बाद में पता चला, इसके श्रोता भी वही लोग थे जो पहले ही कह चुके थे कि उन्हें यह गाना ज्यादा पसंद नहीं है। अमेरिकी रॉक बैंड टीन डोर्स डाउन का गाना हियर विदाउट यू और मरून 5 ग्रुप के हर गाने की कहानी भी कुछ इसी किस्म की है। ये बैंड्स इतने साधारण थे कि म्यूजिक क्रिटिक्स और श्रोताओं ने मिलकर इनके उत्साहहीन गानों के लिए एक नई श्रेणी ही बना डाली, जिसे बात रॉक का नाम दिया गया। इसके बावजूद जब भी इनके गाने रेडियो पर आते थे तो कोई भी श्रोता चैनल बदलकर किसी और रेडियो स्टेशन पर नहीं जाता था। दूसरी ओर ऐसे गाने भी थे जिनके बारे में श्रोताओं का साफ कहना था कि वे उन्हें बहुत नापसंद करते हैं। इसके बावजूद वे गाने स्टिकी थे। उदाहरण के लिए अमेरिकी गायिका क्रिस्टीना एग्युलेरा या सेलीन डियोन के गाने। इस मसले पर हुए कई शोधों में पुरुष श्रोताओं ने बताया कि उन्हें सेलीन डियोन से नफरत है और वे किसी भी हाल में उसके गाने नहीं सुन सकते। पर जब भी सेलीन डियोन का कोई गाना किसी रेडियो स्टेशन पर आता था तो पुरुष श्रोता अपने रेडियो से चिपके रहते थे। लॉस एंजलिस के म्यूजिक मार्केट में ही कई रेडियो स्टेशन हर घंटे के अंत में नियमित रूप से सेलीन डियोन का कोई गाना बजाते थे। ये वही समय होता था जब श्रोताओं की संख्या परखी जा रही होती थी। उस समय सेलीन डियोन के ये गाने श्रोताओं की संख्या में 3% बढ़ोतरी कर रहे थे, जो रेडियो की दुनिया का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पुरुष श्रोताओं को भले ही ऐसा लगता हो कि उन्हें सेलीन डियोन पसंद नहीं है, लेकिन जब उसके गाने बजते थे तो वे अपने रेडियो से चिपके रहते थे। एक रात मेयर ने बैठकर लगातार कई स्टिकी गाने सुने। अगली रात उन्होंने फिर से यही किया और फिर कई रातों तक ऐसा करते रहे। धीरे धीरे उन्हें इन सभी गानों में एक समानता नजर आने लगी। ऐसा नहीं था कि सारे गाने एक जैसे थे। इनमें से कुछ गाने ब्लैट्स, एक कहानी का संक्षिप्त में वर्णन करने वाला गीत थे, तो कुछ पॉप। पर इन सभी गानों में एक समानता थी कि ये बिल्कुल वैसे थे जैसा मेयर उस श्रेणी विशेष के गानों से उम्मीद करते थे। इन सभी गानों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे आप उन्हें पहले से जानते हो। रेडियो सुनकर भी हमें ऐसा ही लगता है। बस ये गाने थोड़े ज्यादा परिष्कृत थे। इन्हें सुनकर लगता था मानो ये संसार के सबसे बढ़िया, सबसे संपूर्ण गाने के आसपास ही हैं। मेयर बताते हैं, कई बार रेडियो स्टेशन अपने श्रोताओं को फोन करके किसी गाने का एक छोटा सा हिस्सा सुनाकर शोध किया करते थे, और श्रोता उसे सुनकर कहते थे कि ऐसा गाना तो मैं हजारों बार सुन चुका हूं,
और सच कहूं तो मैं इसे सुन सुनकर थक चुका हूं। पर जब ऐसा कोई गाना रेडियो पर आता है तो आप अपने अवचेतन में कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह कौन सा गाना है, मैं इसे हजारों बार सुन चुका हूं, चलो अब रेडियो के साथ साथ मैं भी इसे गुनगुनाऊंगा। स्टिकी गाने दरअसल वैसे गाने होते हैं जैसे आप रेडियो में सुनने की उम्मीद करते हैं। आपका मन गुप्त रूप से वह गाना सुनना चाहता है, क्योंकि वह गाना कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे गाने आपने अब तक सुने और पसंद किए हैं। इसीलिए इस गाने को सुनना सबसे सही लगता है। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि परिचित चीजों को प्राथमिकता बनाना न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका विज्ञान से संबंधित होता है। वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रयोग किए हैं जिसमें उन्होंने म्यूजिक सुनते समय लोगों के मस्तिष्क का परीक्षण किया और उन न्यूरल रीजन्स तंत्रिका क्षेत्रों के बारे में पता लगाया जो सुनने से संबंधित उत्तेजना को समझने में शामिल थे। म्यूजिक सुनने से मस्तिष्क के कई क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं जिसमें ऑडिटरी कॉर्टेक्स, डी थैलेमस और सुपीरियर पैरिएटल कॉर्टेक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र पैटर्न की पहचान करने से भी जुड़े होते हैं। इसके साथ ही ये क्षेत्र यह निर्णय लेने में मस्तिष्क की सहायता करते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को अनदेखा करना है। मस्तिष्क के जो क्षेत्र म्यूजिक को प्रोसेस संसाधित करते हैं, वे दरअसल पैटर्न्स ढूंढने और परिचित चीजों को पहचानने के लिए ही बने होते हैं। ये बात अर्थपूर्ण भी लगती है क्योंकि म्यूजिक बहुत जटिल होता है। हर गाने में ढेरों टोन, पिचें, एक दूसरे पर हावी होती कई मेलोडी और आपस में प्रतिस्पर्धा सी करती कई आवाजें होती हैं। शोरगुल के बीच बातें करते किसी व्यक्ति के मामले में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। ये इतना जबरदस्त कि किसी एक आवाज पर ध्यान केंद्रित करने और बाकी आवाजों को अनदेखा करने की मस्तिष्क की क्षमता के बिना किसी भी इंसान को यह सिर्फ शोरगुल जैसा ही लगेगा। बात जब म्यूजिक की हो तो हमारा मस्तिष्क हमेशा जानी पहचानी ध्वनियां ही सुनना चाहता है। इन जानी पहचानी ध्वनियों के कारण ही म्यूजिक सुनते समय हमारा ध्यान किसी और आवाज की ओर नहीं भटकता। जैसा कि MIT के वैज्ञानिकों ने पाया कि हमें अपने जीवन में हर पल कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है, और हम ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि व्यवहार संबंधी आदतें इसमें हमारी मदद करती हैं। इसी तरह सुनने से संबंधित आदतों का अस्तित्व भी इसीलिए होता है क्योंकि उनके बिना हमारे लिए यह तय करना कठिन हो जाएगा कि हमें अपने आसपास से आने वाली किस आवाज पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे की आवाज को इसीलिए तुरंत सुन लेती है क्योंकि सुनने से जुड़ी आदतें इसमें उसकी मदद करती हैं। इसी तरह खेल के मैदान पर खिलाड़ी दर्शकों के शोर के बजाय अपने कोच की सीटी की आवाज पर इसीलिए ध्यान केंद्रित कर पाते हैं क्योंकि सुनने से संबंधित आदतें उनकी मदद कर रही होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुनने से संबंधित आदतें महत्वपूर्ण आवाजों और फालतू आवाजों के बीच फर्क करने में हमारी मदद करती है, और यह सब पूरी तरह अवचेतन रूप से होता है। इसीलिए आपको जो गाने सुनने में जाने पहचाने से लगते हैं, भले ही आपने उन्हें पहले कभी ना सुना हो, वे स्टिकी गाने कहलाते हैं। हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि यह हमेशा सुनने से संबंधित उन्हीं पैटर्न्स को प्राथमिकता देता है जो जाने पहचाने या सुने सुने से लगते हैं। जैसे जब सेलिन डियोन का कोई गाना रिलीज होता है तो वह न सिर्फ उनके पिछले गानों जैसा लगता है बल्कि उन गानों जैसा भी लगता है जो अक्सर रेडियो पर बजते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क अवचेतन रूप से इनके बीच समानता ढूंढना चाहता है और इस तरह गाना स्टिकी बन जाता है। आप भले ही कभी सेलिन डियोन का कोई कार्यक्रम देखने न जाए, पर आप रेडियो पर उनके गाने सुन लेंगे क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी में ऑफिस जाते समय रेडियो चलाते हैं तो दरअसल आप वैसे ही गानों की उम्मीद कर रहे होते हैं। इन गानों की ध्वनियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने की आदत आपके अंदर पहले से ही होती है। इस अंतर्दृष्टि से यह समझने में मदद मिली कि हे या जैसा गाना रेडियो पर नाकाम क्यों रहा, जबकि हिट सॉन्ग साइंस और म्यूजिक कंपनी के अधिकारियों को पूरा यकीन था कि यह गाना बहुत बड़ा हिट होगा। दरअसल समस्या ये नहीं थी कि हे या एक बुरा गाना था, समस्या तो ये थी कि हे या श्रोताओं को जाना पहचाना गाना नहीं लगा। रेडियो के श्रोता कोई भी नया गाना आने पर उसे सुनने का चेतन निर्णय नहीं लेना चाहते थे। उनका मस्तिष्क तो बस आदतों के अनुरूप निर्णय लेना चाहता था। हमें कोई गाना पसंद आएगा या नहीं, ये आमतौर पर हमारा चुनाव नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें बहुत मानसिक प्रयास करना होगा।
इसके बजाय हम बस इशारों फला गाना सुनने में मेरे पसंदीदा गानों जैसा ही लगता है और इनाम इसे सुनते हुए साथ साथ गुनगुनाने में मजा आता है। पर प्रतिक्रिया देते हैं और बिना सोचे समझे या बिना कोई प्रयास किए हम या तो खुद वह गाना गुनगुनाने लगते हैं या फिर चैनल बदलकर कोई और रेडियो स्टेशन लगा लेते हैं। जानी पहचानी चीजों का फंदा एक तरह से देखा जाए तो एयरस्टा म्यूजिक कंपनी और रेडियो के विभिन्न डीजे को लगभग वैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जिनसे टारगेट कॉरपोरेशन में काम करने वाला एंड्रयू पोल जूझ रहा था। श्रोता जिस गाने को नापसंद करते हैं उसे भी खुशी खुशी सुन लेते हैं। बस शर्त यह है कि वह गाना उन्हें सुना सुना सा लगना चाहिए। गर्भवती औरतें डाक से मिले कूपनों को तब तक खुशी खुशी इस्तेमाल करती रहती हैं जब तक उनके सामने ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि कूपनों के बहाने टारगेट कॉरपोरेशन उनके गर्भ की जासूसी कर रहा है, जो उनके लिए न सिर्फ एक अनजान हरकत है बल्कि डरावनी भी है। दरअसल किसी ग्राहक को ऐसा कोई भी कूपन मिले जिससे साफ हो जाए कि टारगेट कॉरपोरेशन उस ग्राहक के गर्भधारण के बारे में जानता है, यह ग्राहक की उम्मीद के विपरीत होगा। ये कुछ कुछ ऐसा है मानो किसी 42 वर्षीय इन्वेस्टमेंट बैंकर से सेलीन डियोन का गाना गुनगुनाने को कहा जा रहा हो। ये ख्याल ही गलत है। तो फिर डीजे अपने श्रोताओं को हे या जैसा गाना सुनने के लिए कैसे मनाते हैं, या टारगेट कॉरपोरेशन महिला ग्राहकों को डराए बिना उन्हें डायपर कूपन का इस्तेमाल करने के लिए कैसे मनाता है? इसका जवाब है किसी नई चीज को पुराने अवतार में पेश करके और अनजान चीज को जानी पहचानी चीज बनाकर। 1940 के दशक के शुरुआती दौर में अमेरिकी सरकार ने देश की घरेलू मांस आपूर्ति का ज्यादातर हिस्सा यूरोप और पैसिफिक थिएटर में भेजना शुरू किया था ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे उनके सैनिकों को खाने पीने की कमी न पड़े। इसके चलते देश में स्टीक और पोर्क चॉप जैसी मांस से बनने वाली चीजों की कमी पड़ने लगी। सन 1941 के आखिर में जब अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब तक न्यूयॉर्क के रेस्तरां हैमबर्गर बनाने के लिए घोड़े के मांस का उपयोग करने लगे थे और पोल्ट्री, कुक्कुट या मुर्गी का काला बाजार शुरू हो गया था। सरकारी अधिकारियों को चिंता सताने लगी थी कि अगर विश्व युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं हुआ तो देशवासियों को प्रोटीन की कमी पड़ जाएगी, जो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। इस स्थिति को देखते हुए देश के राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर सन 1943 में देशवासियों के नाम एक पर्चा जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा, विश्व युद्ध जितने लंबे समय तक चलेगा यह समस्या उतनी ही विकराल होती जाएगी। देश के खेतों में पशुओं की देखभाल के लिए लोगों की कमी पड़ने लगी है और ऊपर से हमें ब्रिटिश और रशियन लोगों को लगातार आपूर्ति भी करनी पड़ती है। इस युद्ध में मांस और वसा भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जितना कि लड़ाकू टैंक और हवाई जहाज। अमेरिका के रक्षा विभाग ने अपनी इस चिंता का निवारण करने के लिए देश के शीर्ष समाज शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और मानव विज्ञानियों को आमंत्रित किया। इसमें मार्गरेट मेड और कर्ट लेविन जैसे विशेषज्ञ भी शामिल थे, जो बाद में इतने मशहूर हुए कि उन्हें अकादमिक क्षेत्र की सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाने लगा। रक्षा विभाग ने इन सभी विशेषज्ञों को यह पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी कि अमेरिकी जनता को ऑर्गन मीट, जानवर के मस्तिष्क, लीवर और जीभ जैसे अंगों का मांस खाने के लिए कैसे मनाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि अमेरिकी गृहिणियां अपने पति और बच्चों की प्लेट में प्रोटीन से भरपूर मस्तिष्क, लीवर, जीभ और किडनी परोसने को राजी हो जाए, क्योंकि ज्यादातर मांस विदेशों में भेजने के बाद देश में मांस के रूप में बस यही चीजें बचती थीं। उस दौर में अमेरिका में ऑर्गन मीट खाने का चलन नहीं था। 1940 के दशक में एक औसत अमेरिकी महिला अपनी खाने की टेबल पर जानवरों की जीभ या किडनी परोसने के बजाय भूखी रहना ज्यादा पसंद करती। इसीलिए देश के लोगों की खान पान संबंधी आदतों को बदलने के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में नियुक्त किए गए वैज्ञानिक जब सन 1941 में पहली बार एक दूसरे से मिले तो उन्होंने अपने सामने उन सांस्कृतिक बाधाओं को पहचानने का लक्ष्य रखा जो अमेरिकी लोगों को ऑर्गन मीट खाने के प्रति हतोत्साहित करती थी। अंततः इस विषय पर करीब 200 अध्ययन पत्र प्रकाशित हुए और उन सभी का निष्कर्ष यही था कि लोगों का खान पान बदलने के लिए ऑर्गन मीट जैसी अनजानी चीज को एक जानी पहचानी चीज बनाना होगा, जिसके लिए इसे हर रोज इस्तेमाल की जा सकने वाली चीज के तौर पर पेश करना होगा।
वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अगर अमेरिकी जनता को लीवर और किडनी खाने के लिए मनाना है, तो सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि एक औसत अमेरिकी व्यक्ति अपने डिनर में जिस तरह के खाने की उम्मीद करता है, लीवर और किडनी से बने खाने को स्वाद, गंध और दिखने में उसके जैसा कैसे बनाया जाए। उदाहरण के लिए सैनिकों को खाना खिलाने के प्रभारी क्वार्टर मास्टर कॉर्प्स के सबसिस्टेंस डिवीजन ने सन 1943 में सैनिकों को खाने में ताज़ी गोभी परोसना शुरू किया, पर सैनिकों ने इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। इसलिए खाना पकाने वालों ने गोभी के छोटे छोटे टुकड़े काटकर और फिर उन्हें उबालकर दिखने में बाकी सब्जियों जैसा बना दिया। इसके बाद किसी भी सैनिक ने गोभी खाने से इनकार नहीं किया। एक वर्तमान शोधकर्ता ने उस दौर में हुए अध्ययनों का मूल्यांकन करने के बाद कहा, खाना चाहे अनजाना हो या जाना पहचाना, पर सैनिक उन्हीं चीजों को खुशी खुशी खाते थे जिन्हें उनके नियमित खाने की तरह ही पकाया गया हो और फिर जाने पहचाने ढंग से परोसा भी गया हो। खान पान संबंधी आदतों को बदलने के लिए बनाई गई समिति का निष्कर्ष था कि अमेरिकी जनता की खाने की आदत बदलने का एक ही रहस्य है कि खाना जाना पहचाना हो। जल्द ही अमेरिकी गृहिणियों को सरकार द्वारा पत्र भेजे जाने लगे, जिनमें कहा जाता था कि आपके पति को किडनी से बनी पाई और स्टीक जरूर पसंद आएंगे। कसाई खानों में मांस खरीदने आने वाले ग्राहकों को नई नई रेसिपी दी जाने लगी ताकि वे सीख सकें कि लीवर को कैसे पकाना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ ही सालों बाद खान पान संबंधी आदतों को बदलने के लिए बनी समिति को भंग कर दिया गया। तब तक ऑर्गन मीट अमेरिकी जनता के खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। एक अध्ययन के अनुसार विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में ऑर्गन मीट की खपत में करीब 33% की बढ़ोतरी हुई थी। सन 1955 आते आते यह आंकड़ा 50% से भी ऊपर पहुंच गया। अब डिनर में किडनी पकाना आम बात हो गई थी और खास मौकों पर लीवर पकाना जरूरी माना जाने लगा था। अब अमेरिकी जनता का खान पान इतना बदल चुका था कि ऑर्गन मीट को सुकून देने वाला खाना माना जाने लगा था। और तब से लेकर आज तक सरकार ने अमेरिकी जनता की खान पान की आदतों में सुधार के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उदाहरण के लिए 5 आवर डे नामक कार्यक्रम, जिसका मकसद था लोगों को 5 अलग-अलग फल और सब्जियां खाने के लिए प्रोत्साहित करना, यूएसडीए के फूड पिरामिड को अपनाने के लिए मनाना और कम वसा वाले दूध चीज को लोगों के बीच मशहूर बनाना। पर इनमें से कोई भी सरकारी कार्यक्रम समिति के निष्कर्षों के प्रति दृढ़ नहीं था, और न ही किसी भी कार्यक्रम ने जनता की मौजूदा आदतों के बहाने अपनी सिफारिशों को लागू किया, जिसका परिणाम इन कार्यक्रमों की नाकामी के रूप में सामने आया। अगर अमेरिकी सरकार का कोई कार्यक्रम आज तक स्थायी परिवर्तन लाने में सफल रहा है, तो वह है 1940 का ऑर्गन मीट के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम। हालांकि टारगेट कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियां और विभिन्न रेडियो स्टेशन इस मामले में अमेरिकी सरकार से ज्यादा समझदार निकले। विभिन्न डीजे को एहसास हो गया कि हे या गाने को हिट बनाने के लिए उन्हें इसे ऐसा बनाना होगा कि यह श्रोताओं को जाना पहचाना गाना लगे, और इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत थी। समस्या यह थी कि हिट सॉन्ग साइंस जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम लोगों की आदतों का था थी। द पावर ऑफ हैबिट किताब को यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगले भाग का इंतज़ार करना न भूलें, जो जल्द ही आपके लिए आ रहा है। अगर आपको ये किताब अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।